पाठ है यह 7वां पाठ, क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष। 7वां पाठ है। इसका पहले पाठ में पढ़ा गया कि किस प्रकार भारत की जो राजनीति है क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उससे कितना अधिक प्रभावित होती है, इसके बारे में पढ़ा गया। और भारत में कैसे क्षेत्रीय दलों का आगमन हो जाता है, क्षेत्रीय लेवल पे जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय लेवल पे जो उनका हित है, उससे भारतीय राजनीति काफ़ी अधिक प्रभावित होती चली गई। और इसी पर पढ़ा गया, जैसे पंजाब की समस्या के बारे में पढ़ा गया। पंजाब की अपनी समस्या थी, वो समस्या क्या थी, कैसे उसका समाधान हुआ, यह भी पढ़ा गया। अब उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कश्मीर की समस्या। ऐसे कश्मीर की समस्या पहले पाठ में जो राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियां हैं उसमें पढ़ा गया है। कश्मीर समस्या के बारे में विस्तृत पढ़ा गया है, उसको भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। इसमें चूँकि उसमें पहले से हो चुका है इसलिए इसमें हल्के फुल्के ढंग से ही इसमें चर्चा किया जाएगा। कश्मीर की समस्या है क्या? कश्मीर जो जम्मू कश्मीर ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन के काल में, भारत जब ब्रिटिश का उपनिवेश था उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। भारत को जब आज़ादी मिली तो जो भी देशी रियासत थे उनको यह सुविधा दिया गया कि आप या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग स्टैंड रहा। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उनका निर्णय था कि हम किसी या न भारत में या न पाकिस्तान में किसी देश में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इसीलिए उन्होंने किसी भी देश के साथ विलय पत्र पर साइन नहीं किया। लेकिन जब भारत की आज़ादी जैसे ही हुई, पाकिस्तान ने कबायली लोगों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कोई उपाय न देखकर राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा, ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। और उस नाते भारत का फर्ज था कि अपने क्षेत्र की रक्षा करे और उसने सेना भेज दिया। लेकिन तब तक पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर के काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। भारतीय सैनिकों ने उनको रोका, न केवल रोका बल्कि उनको पीछे भी धकेलना शुरू किया। लेकिन यह मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया और यूनाइटेड नेशन के आदेशानुसार जो जहाँ पे है वहीं पे रुक गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान के अंडर में चला गया, जिसको वे आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं। उसके बारे में पहले से पढ़ा गया कि यूएन ने कहा कि अभी यथास्थिति बरकरार रखना है और समय के साथ जब माहौल शांत हो जाएगा तो जनमत के आधार पर इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। समय आगे जैसे जैसे बीतते गया, पाकिस्तान चुप नहीं बैठा, वह कश्मीर समस्या का समाधान बलपूर्वक करना चाहा और 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। फिर 1971 में भी भारत पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों युद्धों पर पाकिस्तान की हार हुई। उसके बाद भी पाकिस्तान चुप नहीं रहा। 1999 में कारगिल वाले इलाके पे आके घुसपैठ कर लिया
मजबूरी में भारत को कारगिल युद्ध करना पड़ा और पाकिस्तानी सैनिकों को निकालना पड़ा और यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। पाकिस्तान प्रत्यक्ष युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकता, यह समझ करके आतंकवादी लगातार भेजते रहा और आतंकवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा था, उसको समाप्त कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बांट दिया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सवाल उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई परिवर्तन हुआ? जम्मू कश्मीर में परिवर्तन यह हुआ कि जम्मू कश्मीर लगातार अब विकास के पथ पर अग्रसर है। अगर कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में अब तक 370 हटने के बाद क्या क्या विकास हुए हैं, तो उसको पूरा एक क्लास लगेगा उसी के लिए। यानी जम्मू कश्मीर लगातार विकास की ओर अग्रसर है और वो भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वह जो सीमा है विदेशी सीमा से, विदेश से लगा हुआ है, यानी चीन से लगता हुआ सीमा है, पाकिस्तान से लगता हुआ सीमा है, इसीलिए उसका विकास आवश्यक भी है। सड़कें जरूरी हैं, सैन्य बेस जरूरी है, तो लगातार विकास जारी है। और वर्तमान स्थिति में कहेंगे तो भारत सरकार का स्टैंड यह है कश्मीर के बारे में कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत अगर होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है उस पर होगी, क्योंकि भारत मानता है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे, तो इसलिए उसी पे बात होगी। जम्मू कश्मीर पे नहीं बात होगी, बल्कि अब पीओके पर बात होगी। भारत सरकार ने हाल में पीओके को जो नाम है बदल करके पीओजेके भी कर दिया है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कर दिया है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है उत्तर पूर्व में चुनौतियां व प्रतिक्रियाएं। यह जो इलाका है यह भारत के उत्तर पूर्व का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। इसमें 7 राज्य आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अभी हम लोगों ने देखा मैप पर भारत के जो 7 नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर्स, 7 बहनें भी कहा जाता है। उस क्षेत्र की क्या खूबी है? उस क्षेत्र की खूबी यह है कि एक तो पहाड़ी इलाका है, विकास कम हुआ है, उसके अलावा उस इलाके पर 3 देशों की सीमाएं भी आकर के मिलती हैं: बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। तो जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे अलगाववादी तत्व हैं, उनको इन देशों के द्वारा सहायता दे दिया जाता है, जिससे समय समय पर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है। वैसे इस क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं जो हमारे देश की एकता के लिए खतरा बना हुआ है। यह क्षेत्र 1956 में जो राज्य पुनर्गठन के बाद क्षेत्रीय परिषद बनी, यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, 1956 में क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो बनी उसमें वे शामिल नहीं हुए, उनको
इन लोगों ने इनकार कर दिया, उसको नहीं माना। मजबूरी में सरकार को इनके लिए अलग एक परिषद बनाना पड़ा, जिसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी परिषद, यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया और 1971 में बनाया गया। और उसमें एक और को शामिल कर दिया गया, एक राज्य है सिक्किम, उसको भी उसमें शामिल कर दिया। इनको लेकर के अब 8 हो गए। अब इन राज्यों के बारे में एक एक करके पढ़ा जाएगा। अभी हम लोगों ने जो मैप देखा उसमें हमने देखा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ऊपर वाला जो इलाका है भारत के मैप पे, सबसे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके पे सबसे ऊपर वाला इलाका है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी सीमाएं चीन से लगती है, तिब्बत से लगती है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता था। और वह चीन है, चीन मानता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का ही हिस्सा है, क्योंकि तिब्बत उसके अधीन है। तो इस लिहाज से वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा हिस्सा है, जिसका भारत सरकार पुरजोर विरोध करता है। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, यानी भारत चीन जो अलग करता है बाउंड्री लाइन, वो मैकमोहन रेखा जो 1914 में बना। चीन उसको नहीं मानता है। चीन का कहना है हमारे शासक उस समय कमज़ोर थे और अंग्रेजों का बात मान लिए। और इस समस्या के समाधान के लिए उसने बल प्रयोग भी किया है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और अरुणाचल प्रदेश के हजारों वर्ग मील भूमि है उसको अपने कब्जे में ले लिया। भारत सरकार ने उस क्षेत्र को 1971 में संघ शासित क्षेत्र घोषित किया, लेकिन अंततः 1986 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो अरुणाचल प्रदेश है अभी भी चीन उसमें विवाद खड़ा करता है। वह कहता है कि वह तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए हमारा है। अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है तवांग। तवांग को तो वह पूरी तरीके से अपना क्षेत्र बताता है। कोई भारतीय अगर अधिकारी जाते हैं तो विरोध प्रकट करता है। वहाँ से जाने वाले, वहाँ से जो लोग चीन जाते हैं, चीन जाने वालों को वीजा भी नहीं लेता है। लेकिन भारत इसका कड़ा विरोध करता है और भारत का ऐसा मानना है कि तवांग क्षेत्र सहित पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है और उसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है। अब इसके बाद आता है राज्य असम। अभी वर्तमान जो असम है, आज़ादी के समय असम वह सेम नहीं था। आज़ादी के समय जो असम था वह मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र ही असम कहलाता था। असम में कुछ आंदोलन हुआ। जो आंदोलन था उसका कारण क्या था? आंदोलन का कारण यह है, मैंने पहले ही कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वह आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो एक आर्थिक पिछड़ापन जो वजह था वह कारण था। दूसरा था सांस्कृतिक अभिमान, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए था, संस्कृति का अभिमान के लिए था, अपनी रक्षा के लिए था, परंपरा को बचाए रखने के लिए था, परंपरा को खोने का डर था। आंदोलन हुआ। जैंतिया पहाड़ियों, गारो, मिकिर पहाड़ियों, कछार पहाड़ियों पर जो जनजातियां थी उनका यही मेन भय था, यानी हमारी जो संस्कृति है वह समाप्त हो जाएगी, हमारी जो पहचान है वह समाप्त हो जाएगी। उनकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने स्कॉटिश योजना पेश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने स्कॉटिश योजना पेश की। स्कॉटिश योजना है क्या? सरकार ने कहा जिस प्रकार ब्रिटेन में के
ब्रिटेन के अधीन स्कॉटलैंड है, जितना उसको स्वायत्तता है उसी प्रकार भारत के अधीन नॉर्थ असम होगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1969 में असम के भीतर उनकी समस्याओं को देखते हुए एक उपराज्य का दर्जा दिया गया, इन जनजातियों को दिया गया उपराज्य का दर्जा, और 1971 में आकर के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ऐसे 1971 पर जैसे जैसे जो जनजातियां थी 1971 से पहले ही 1971 से पहले ही जो जनजातियां हैं उनके मांगों के आधार पर मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग कर दिया गया। 1971 में पूर्ण राज्य का उसको दर्जा दे दिया गया, लेकिन इसके बाद भी असम का संयुक्त मुक्ति मोर्चा बना, जिसका मांग था एक स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश की मांग था। सर्व बोडो छात्र संघ था जो स्वायत्तशासी प्रांत की मांग कर रहा था, यानी असम में कई प्रकार की समस्याएं थी। 1979 में ASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो बना, उसका मांग था कि जो भी असम में बाहरी लोग हैं, बाहरी से मतलब क्या है, असम की मेन समस्या एक कहा गया आर्थिक समस्या, दूसरा है अपनी पहचान खोने का, संस्कृति खोने का एक समस्या, और उसमें एक और बड़ी समस्या है बाहरी लोगों का। वहाँ के लोगों का मानना है कि हमारा जो सुरक्षा है वो खतरे में, पहचान खतरे में। क्यों? क्योंकि बाहरी लोग काफ़ी अधिक आ गए हैं। बाहरी से मतलब यह है कि जो भी, यानी उनका मानना है कि 1951 के बाद जो भी आए हैं वे बाहरी हैं, विदेशी वे कहते हैं, और वे बड़ी संख्या में आ गए हैं, बहुत अधिक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं, आकर के बस गए हैं, जिससे उनको खतरा है। उनका मानना है कि बाहरी लोग आकर के उनकी जमीनें हैं वे हथिया रहे हैं, उनका जो बिजनेस व्यापार है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए। तो ASU 1979 में जो बना उसका मांग यही था कि विदेशियों को यहाँ से बाहर किया जाए। सरकार ने उनके साथ एक समझौता किया 1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो समस्या के समाधान के लिए 1985 में एक समझौता हुआ। उसमें सरकार ने माना और कहा कि जो भी बाहरी लोग आए हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। फिर उसके बाद ASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संगठन, असम गण संग्राम परिषद, ये जो अलग अलग दल थे, इन लोगों ने मिल करके एक नया पार्टी बनाया, असम गण परिषद। चुनाव लड़ा, चुनाव हुआ और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत बने। प्रफुल्ल कुमार महंत मुख्यमंत्री बने। फिर 1983 में आकर के असम सरकार और जो बोडो लोग हैं उनके बीच समझौता हुआ। इसके तहत बोडोलैंड एक स्वायत्तशासी परिषद की स्थापना हुई। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद की स्थापना हुई, यानी बोडो लोगों की मांगों को देखते हुए। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में भी डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मूल समस्या है, वहाँ के लोगों का मानना है कि जो सबसे मूल समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। विदेशी लोगों का जो आना है उसका समाधान नहीं हुआ, विदेशी लोगों को यहाँ से हटाने का समाधान नहीं हुआ। उसको दूर करने के लिए कुछ संगठन भी और आ गए। उल्फा, जिसने आतंक का सहारा लिया, जिसके द्वारा समय समय पर हिंसा की खबरें भी आती हैं।
और लेकिन इन सब बातों के बाद भी वर्तमान में स्थिति यह है कि असम के लोगों की बहुत बड़ी जो संख्या है, उनका मानना है कि जो भी बाहरी आए हैं असम में, उनको यहाँ से हटाया जाना ही समस्या का समाधान है। और वर्तमान जो मोदी सरकार है वो इस दिशा में प्रयासरत भी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में असम की जो समस्या है उसका समाधान भी हो जाए। अब हमको पढ़ना है नागालैंड के बारे में। नागालैंड के बारे में, नागालैंड में नागा जनजाति की बहुलता है। नागा जनजाति के ही एक लीडर थे फिजो। उनके नेतृत्व में नागा लोगों ने स्वतंत्र नागालैंड की मांग की। हालांकि भारत सरकार ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और जब सख्ती से पेश आया तो भागकर इंग्लैंड में शरण लिए। उसके बाद भी उनके जो समर्थक थे आंदोलन करते रहे। 1963 में नेहरू द्वारा नागालैंड को मान्यता, पूर्ण राज्य की मान्यता दे दी गई। उसके बाद भी अभी जो नागा हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, अभी भी वे आंदोलन करते रहते हैं, कुछ हिंसक गतिविधियों में लगे रहते हैं। उनकी मांग बृहत नागालैंड की है। नॉर्थ ईस्ट की एक और राज्य है मिजोरम। यह पहले संघ शासित क्षेत्र था। लाल डेंगा के नेतृत्व में जब वह संघ शासित क्षेत्र था, उस समय लाल डेंगा जो उनका लीडर था, उनके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन हुआ और उन लोगों ने स्वतंत्रता का दावा किया। वे लोग भी अलग देश की मांग कर रहे थे। 30 जून 1986 को लाल डेंगा और भारत सरकार के बीच समझौता हो गया और इसके तहत मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और फिर वहां पर विधानसभा चुनाव हुआ और जीत के बाद मुख्यमंत्री लाल डेंगा बने। अब उसके बाद मणिपुर 1956 में संघ शासित क्षेत्र बना और 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ मैताई जनजाति की बहुसंख्या है। मैताई जनजाति कहाँ? मणिपुर में। त्रिपुरा दशरथ देव बर्मन के नेतृत्व में आंदोलन चला। दशरथ देव बर्मन के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उन्होंने एक समिति का गठन किया, त्रिपुरा उपजाति युवा समिति। आंदोलन जारी रहा। आंदोलन किस लिए था, किस बारे में था? उनका मानना है कि जो भी भूटिया हैं उनको बाहर किया जाए, यानी जो भी बाहरी हैं, उनके इलाके पर जो बाहरी लोग आकर के बसे हुए हैं उनको बाहर किया जाए। वे आकर के हमारे जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। वे जो भी बाहरी है यहाँ से जाए और उन क्षेत्रों पर हमारा कब्जा होना चाहिए। और इसको कुछ जो पड़ोसी देश हैं उन लोगों ने भी कुछ सहायता दे दी, जिसके तहत ये हिंसक गतिविधियों में लग गए और सरकार को त्रिपुरा सुरक्षा कानून पास करना पड़ा। ते हो गए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ा गया, शॉर्ट में पढ़ा गया। ऐसे इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए हमको मैप जानना चाहिए और इसी के लिए तो मैप का एटलस का क्लास भी अलग से एक चल रहा है, तो उससे काफ़ी अधिक हेल्प मिलेगी। क्षेत्रीयता के प्रति भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है? अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है। क्षेत्रवादी आंदोलनों के प्रति सहानुभूति। भारत सरकार का मानना है कि जो भी आंदोलन करने वाले हैं उनके प्रति सहानुभूति रखना है
अगर उनकी मांगे जायज़ है तो उनको मान लिया जाना चाहिए। दूसरा, बातचीत को हमेशा तैयार। भारत सरकार उन क्षेत्रवादी आंदोलनों के प्रति बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहने का दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन वो बातचीत एक संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। हिंसक अगर आप आंदोलन करते हैं, बातचीत से अपनी समस्या का आप समाधान कीजिए, बात कीजिए, लेकिन अगर आप उस समस्या का समाधान हिंसक तरीके से करना चाहते हैं तो भारत सरकार उसके साथ कड़ाई से पेश आती है। जरूरत के अनुसार भारत सरकार ने स्थानीय क्षेत्रीय लोगों के जो जरूरत है, भाषा संबंधी जो समस्या है, जाति संबंधी जो समस्या है, उसको देखते हुए कई राज्यों का भी गठन किया है, अलग राज्य का गठन किया है और हमेशा उनके प्रति वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार है। उसके अलावा भारत सरकार हमेशा चाहता है कि जो भी विभिन्न अलग अलग जो क्षेत्र विशेष है वह जो विकास में असमान रूप से विकसित हो पाया है, मतलब विकास में पिछड़ा हुआ है। कुछ क्षेत्र काफ़ी विकास में आगे आ गए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका अभी भी वह विकास के दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो भारत सरकार का हमेशा से प्रयास है कि जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें भी समानता आए, यानी वह जो आर्थिक जो असमानता है उसको दूर किया जाए। और वर्तमान सरकार उस दिशा में लगातार बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके पर लगातार सड़कों का बनना जारी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर सबसे बड़ी समस्या वही है। जो आधारभूत जो ढांचा है उसका विकास करना होगा, तो सरकारें लगातार उस दिशा में कार्यरत हैं। यह 7वां पाठ इतना ही है।